आज हम चैप्टर 1 स्काई विजन पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के बुक का पहला चैप्टर है। उसमें कवर करना है मुझे इंट्रोडक्शन, जो आपका बहुत बेसिक पार्ट होगा, जो आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होगा। उसके बाद अब जो चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते अपने आँखों से, उसके लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है या एडवांस साइंसेस की ज़रूरत पड़ती है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानेंगे। साथ में कॉन्स्टिलेशंस के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम यानी कि सन, मून, प्लैनेट्स और जितने भी हमारे यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में और भी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हैं। अभी एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट आप लोगों के ज्ञान के लिए ये चीज़ बढ़िया रहेगी। तो कौन सा है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ये आगे फिजिक्स में कुछ सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। देन सेकंड है मून, उसके बारे में मतलब मून किस तरीके से आप जो आकाश में देखते हैं डिफरेंट शेप में आता है, अलग अलग लाइट उसका डिफरेंट हो जाता है। किसी दिन पूर्णिमा होती है, किसी दिन अमावस्या होती है, वो कैसे होता है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। साथ ही साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है इसके बारे में देखेंगे। फोर्थ है ऑर्बिटल एंड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। अब ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को समझ में आए, अर्थ में, हमारी पृथ्वी में सीजन्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये इस चीज़ का आपको आइडिया लगेगा इस चीज़। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो रात में हम लोग को जब मान लीजिए जब अभी तो चलिए बारिश का मौसम है, बट जब नहीं रहता है तो कोई बादल नहीं होता है और उस टाइम पे हमको बहुत सारे सितारे दिखते हैं। अब क्या वो बस सितारे होते हैं? नहीं, उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, जो दूर के प्लैनेट्स हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं। सबसे पास में हमारे है अर्थ के पास में 2 प्लैनेट्स आती है, अगर आप लोगों को आइडिया है तो वीनस इससे पहले आता है, अर्थ के पहले, और अर्थ के बाद आता है मार्स यानी मंगल। तो ये सब तो हम नहीं देख पा रहे हैं, फिर कैसे कह रहे हैं कि ये हमें आकाश में दिख रहे हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर और क्या दिखता है? स्टार्स। अब स्टार्स तो मतलब बहुत छोटे होते हैं कि हम कहेंगे कि ये तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। सन हमारा मेन है जो हमें दिख जाता है मॉर्निंग के टाइम पे या दिन के टाइम पे, बट आपको समझना पड़ेगा सन एक स्टार ही है। कैसे? अब मैं कैसे बोल रही हूँ ये बात कि सन हमें फिर बड़ा दिखता है, स्टार छोटे दिखते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज़ ये मेरा हाथ ले लीजिए, ये अभी आप लोगों के कैमरे के पास में है, राइट? ये मेरे मुंह से थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। अब इसको समझिए, मैं पास में ले, मेरे मुंह के साइज़ का हो गया। तो इससे क्या समझ रहे हैं कि कैमरा में जब मैं सामने कर रही हूँ अपने हाथ को, ये बड़ा हो रहा है। दैट मीन्स सन हमारे पृथ्वी से, सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत करीब है, इसलिए वो बड़ा दिखता है हमें। जैसे जैसे दूर चले जा रहा है मेरा हाथ छोटा होता जा रहा है। दैट मीन्स जो बाकी के सितारे हैं वो हमसे बहुत लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिख रहे हैं। इसका एक एग्जांपल आप और भी अपने बुक में भी देख सकते हैं कि एक बॉल, उन्होंने बुक में बोला है कि एक बॉल लीजिए, उसको एक पास में रखिए और एक थोड़ा सा फील्ड के बाहर रखिए। अब एक जगह अगर आप खड़े हैं तो वहाँ से आप देख लीजिए कौन सा बड़ा दिखेगा, कौन सा छोटा। तो आप दोनों में से एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं और समझ सकते हैं बातों को। अब स्काई में हमने क्या क्या अभी तक पता लगाया, क्या क्या है हमारे पास? है सन मतलब सूर्य, स्टार मतलब तारे, और प्लैनेट्स हैं। अब और भी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए एस्टेरॉइड्स, मिटियोर्स एंड मीटियोराइड्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में थोड़ी सी देर बाद हम पढ़ेंगे। प्लैनेट्स के साथ है सैटेलाइट्स। हाँ, और एक पार्ट छूट गया जो अभी तक हमने मून के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब अगले पार्ट में आते हैं, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन होता है इन सितारों का समूह। अब सितारों के समूह से क्या समझ में आता है फिर हमें? तो मतलब सितारे तो अभी मैंने बताया कि जो सन है वो भी एक सितारा है। इस हिसाब से पूरा जो समूह वो हमारा पूरा, इसे बहुत सारे सन से मिलके ही बना है, बहुत सारे सूर्य से मिलके बना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो उनको हम
कह रहे हैं कॉन्स्टिलेशन। सितारे। तो अभी तक हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। स्काई में क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है? सन, स्टार, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स। उसके अलावा सैटेलाइट्स मतलब जैसे मून है हमारे। उसके बाद और छोटे पार्ट्स जो आते हैं मैं बताऊंगी उसके बारे में, एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स और मिटियर। कॉन्स्टिलेशन, अगले पार्ट में चलते हैं। कॉन्स्टिलेशन यानी हिंदी में नक्षत्र हम उन्हें कहते हैं। ये जो हमारे ज्योतिषी लोग और ये ज्ञानी बाबा लोग थोड़ा देखते हैं उनको नक्षत्र मतलब इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिलेशन कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी सितारे। अब सितारों से मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सन है, सन हमारे बहुत करीब है, सूर्य हमारे बहुत करीब है, इसीलिए हम उसको इतना बड़ा देख पा रहे हैं। बट ये एक्चुअल में क्या है, इसका जो कैटेगरी अगर हम बताएंगे वो है स्टार। ठीक है। और इस स्टार और इसके इर्द गिर्द जो है हमारे जो प्लैनेट्स हैं और उनके साथ उनके सैटेलाइट्स, ये तीनों मिलके बना रहा है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है। ऐसे हजारों सोलर सिस्टम मिलके, ऐसे हजारों सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, ऐसे हजारों सोलर सिस्टम, जिनको इनके सोलर सिस्टम्स के समूह को हम लोग बुलाते हैं गैलेक्सी। अब ऐसे हजारों बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। अब हमारे एक गैलेक्सी का नाम भी है, हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका एक नाम भी है। गैलेक्सी मतलब, हाँ, हिंदी में इसको आकाशगंगा आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है। तो हाँ, सितारों पे वापस चलते हैं। कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र पे बात कर रहे थे। अब क्या होता है, नक्षत्र बहुत दो टाइप के होते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ, ऐसे समूह होते हैं जिनका पोजीशन चेंज होता रहता है सितारों का, और दूसरा होता है जिनका कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट जिनका रहता है हम उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब पुराने हमारे जो ज्योतिष वगैरह थे, जो हमारे इतने वेद पुराण के पंडित रहे हैं, उन लोगों ने इनका ही ज्ञान लेके हमें समझाया कि कैसे ये धरती और ये ब्रह्मांड काम करता है। तो इसमें से मेजर हम 4 कॉन्स्टिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पहले से सुना भी होगा। कॉन्स्टिलेशंस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि ये है ग्रुप ऑफ स्टार्स। सेकंड, इसको पुराने हमारे वेद पुराण में भी बहुत बताया गया है और ज्योतिष लोगों ने इनका बहुत अध्ययन किया है, तब जाके हमारे जो पहले के साइंस का जो भी पहले का ज्ञान है वो यहाँ से एस्ट्रोलॉजर लोग निकाले हैं। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर लोग इसको काफ़ी फॉलो करते हैं। देन अब इसका हमने 2 पार्ट क्या पढ़ा कॉन्स्टिलेशन में, कि कुछ स्टार्स तो बहुत ब्राइट होते हैं, चेंज नहीं होते, हमें पता चल जाता है, नो चेंज, दिख जाता है कि कौन कहाँ पे है, परमानेंट रहते हैं। मैं बताऊंगी, कुछ नाम आपको बताऊंगी। बाकी चेंजिंग पोजीशन वाले स्टार्स का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार्स। और क्या पढ़ा हमने? अब हाँ, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बोल रही हूँ जो चेंज नहीं हो रहे, वो चेंज असल में हो रहे हैं, बट हमें अपनी आँखों से नहीं दिख रहे हैं। यानी जो हमारी आँखों के सेम लाइन ऑफ साइट पे है वो, मतलब लाइन ऑफ साइट का मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी। लाइन ऑफ साइट मतलब हम जो एक जगह स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, वहाँ से मैं किसी एक्स डायरेक्शन में देख रही हूँ, तो वहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, मैं जहाँ से खड़ी हूँ वहाँ से, पर आपस में वो लोग अपना डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। ठीक है। उसको अपन और थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में कि कैसे पोजीशन चेंज हो रही है, पर हमें पता नहीं चल रहा है।
तो मेजरली अब हाँ, अब हम कॉन्स्टिलेशन में 4 कॉन्स्टिलेशन है। सबसे पहला है उर्सा या सप्तऋषि। सप्तऋषि नाम आप लोगों ने पहले अपने मम्मी पापा के मुंह से या किसी बड़े गुरुजनों के मुंह से सुना होगा, क्योंकि सप्त ऋषियों को हमारे पुराणों में कहा गया है कि 7 हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं वो लोग बहुत अध्ययन करके इस पोजीशन तक पहुँचे हैं, इसलिए उनको सप्त ऋषि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 7 मेजर मतलब जो ब्राइट स्टार है, 7 ब्राइट स्टार हैं। उनके बुक में नाम नहीं दिए हुए हैं इसलिए छोड़ सकते हैं हम, बाकी वो कुछ ऐसा दिखता है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। हाँ, स्टार्स ये है ना, ये लाइन मैंने खुद के आप लोगों के समझने के लिए जोड़ी गई है, बुक में भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 ब्राइट स्टार मिलके ये वाला कॉन्स्टिलेशन बनाती है। अब ये जो है आप लोगों ने कई बार स्टार अपने स्काई में देखा भी होगा, रात में आकाश में देखा भी होगा। नहीं देखा है तो अब नोटिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब एक सेकेंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दिखती है। अगर अर्थ के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम लोग थोड़ा ऐसे बढ़ते हैं। इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर के ऊपर का सारा, इक्वेटर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके ऊपर का सारा एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। नीचे वाला सदर्न, क्योंकि वो साउथ पोल में है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। साउथ पोल के पास वाला सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल के पास वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वाला कॉन्स्टिलेशन बहुत इजीली दिखता है। ये कब और अच्छे से कब दिख सकता है आपको? समर नाइट में, जब पूरा आकाश एकदम क्लियर होता। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क टाइप का दिख रहा है, तो इसको बुक में बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क भी है, लैडल भी बोला जाता है ना। उसको क्वेश्चन मार्क वाला कॉन्स्टिलेशन या लैडल वाला कॉन्स्टिलेशन भी बोला जाता है। अब इसके और नाम भी है, बट आप दोनों अगर आप यही याद रखोगे तो काफ़ी है। ये सबसे मेजर है, इसमें 7 स्टार है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, और पहले ऋषि मुनि लोग इसको क्यों फॉलो करते थे? ऋषि मुनि से भी ज़्यादा जो सेलर लोग हैं, जो ये नाविक लोग हैं, वो भी फॉलो करते थे इस स्टार को, क्योंकि इन दोनों स्टार को मिलाने से ये जो 6ठे और 7वें नंबर का स्टार है ना, इन दोनों को मिला आगे अगर अपन थोड़ा सा एक इमेजिनरी लाइन बना के देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टार प्रेजेंट है। वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है अपने पूरे स्काई का, उसका नाम है पोल स्टार या तो ध्रुव तारा। ये तो सुना ही होगा, ध्रुव तारा का तो एक कुछ कहानी भी है, नहीं है तो एक बार मम्मी पापा से ज़रूर सुनिएगा। दूसरे नक्षत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब, उसका नाम है काल पुरुष, या तो इंग्लिश में बोल सकते हैं ओरियन या हंटर। काल पुरुष क्यों नाम है अब इसका? क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो शेप बोल सकते हैं आप, वो एक मानुष जैसा है, एक इंसान जैसा, ठीक है। ये अगर इनको फिर हम जोड़ दें, ये देखिए थोड़ा सा जैसे जोड़ देंगे ऐसा लग रहा है कोई आदमी से खड़ा हुआ है। अब इंग्लिश में हंटर क्यों कहते हैं? वो थोड़ा सा एक आध सितारे वो लोग और ले लेते हैं और उसको ऐसा दिखा देते हैं हाथ में भाला है, ठीक है। हम लोग नहीं करेंगे इस चीज़ को, इस ऐसे समझने में आसानी रहेगी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये बीच में भी एक है ना, बेल्ट जिसको कहते हैं। हमको 8 सितारे दिख रहे हैं, दिखते हैं, है ना, ज़्यादा तेज़ इनकी रोशनी होती है, इसलिए हमें ये 7-8 सितारे हमें दिख रहे हैं। अब इसका क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग क्या पता लगाते थे पहले के ज़माने में?
अभी भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो इसके ये बेल्ट में जो 3 सितारे हैं, थोड़ा सा इनको आगे बढ़ा देंगे ऐसे इमेजिनरी लाइन से, वापस हमें सितारा दिखेगा। कौन सा है ये? पोल स्टार या तो ध्रुव तारा। अब ये कब दिखता है हमें? इसको भी हम 12 महीने देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे का नाम हिंदी में मुझे तो नहीं मिला, परंतु इसको अपन कैसियोपिया बोलते हैं। कैसियोपिया, दैट इज, ये एक ग्रीक रानी का नाम था, कैसियोपिया। ये बहुत सिंपल सा समूह होता है अपने नक्षत्र। ये एक डब्ल्यू जैसा दिखता है। डब्ल्यू अपन बचपन में जैसा बनाते थे ना, आड़ा टेढ़ा, उस टाइप का एक डब्ल्यू दिखेगा सितारों में। अब ये कब कब दिखेगा अपने को? ये हमको नदर्न हेमिस्फीयर में ठंड के टाइम पे दिखेगा, विंटर में नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको अपन तब नोटिस कर सकते हैं। चौथा है लियो मेजर। अब इसका आप छोड़ दीजिए, इसका हमको ऐसा ड्राइंग सोचने का ज़रूरत नहीं है कैसा दिखता है, या तो आप नेट पे भी ढूंढ सकते हैं ज़्यादा देखने का मन कर रहा है तो ये हमें कब कब दिखता है हमारे आकाश में? जनवरी से जून तक नदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, ये ऊपर वाले एरिया में। अब इसका एक अच्छी बात क्या है, एक मज़ेदार फैक्ट बात ये है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये दिखता है किंतु वो उसका शेप उल्टा होता है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ इसका शेप है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इसका शेप ऐसा 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 करके कुछ एक ऐसा दूर से लगता है कि एक शेर बैठा हुआ है ना, शेर जैसा, तभी लियो नाम है। लियो जो होता है वो शेर के नक्षत्र को बोला जाता है ऐसे। तो शेर जैसा थोड़ा सा उसका आकृति होती है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं, असली में होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब जनवरी से जून के बीच में हमें इसको ये नदर्न हेमिस्फीयर मतलब ऊपर पृथ्वी के ऊपरी इलाकों में दिख रहा है तो वो इस टाइप का दिखेगा। परंतु जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, कब कब देखेंगे? ये जून से लगभग मान लो सितंबर तक दिखता है लगभग। तो ये इसकी आकृति उल्टी दिखती है। हेमिस्फीयर ये जो सदर्न मतलब नीचे वाले एरिया से उल्टी दिखती है। ठीक है, जैसा भी है ये उल्टा दिखता है। ये 4 हमने नक्षत्रों की बात कर ली, तो ये चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अब उससे पहले कि सौर मंडल की तरफ चले हम, एक बार क्या करते हैं, छोटे 2-4 टर्म समझ लेते हैं। एक तो परिक्रमा और चक्कर, इसका कैसे समझेंगे। दूसरा एक इंग्लिश टर्म है, अब हिंदी इसका मैं आपको बताती हूँ, लाइट ईयर। अब क्या है, ये जो हमारे तारे सितारे हैं या जो उपग्रह हैं, ग्रह हैं, सब ये सब हमसे कुछ किलोमीटर की दूरी पे नहीं, लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे है। अब इतना तो हम लोग लिख नहीं सकते या टाइप नहीं कर सकते बार बार बैठ के। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक अलग यूनिट निकाली। अब यूनिट मतलब कैसे? यूनिट मतलब जैसे हम लोग समय को कैसे मेजर करते हैं, समय को हम लोग मिनट में, सेकंड में, आवर में मेजर करते हैं। दूरी को हम किससे, दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी को हम कैसे नापते हैं? दूरी जो होती है उसको हम मीटर, किलोमीटर ऐसे करके नापते हैं। तो लाइट ईयर जो है ये भी एक दूरी का ही संरक्षण है। इससे हम दूरी ही पता लगाते हैं, किंतु किन से बीच में? ग्रहों के बीच में। ग्रहों के बीच में बहुत सारे ये सितारे हैं, उनके बीच में। ठीक है, ये छोटे छोटे तब नहीं चलेगा, दूरी नापने के लिए है। अब इसका जो हम कन्वर्जन मतलब कैसे इसको हम चेंज करेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, आपकी बुक में लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
मतलब क्या, लाइट जो ये हमारे आँखों के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, हमारे पृथ्वी पे जो किरणें पड़ती हैं, उसको एक साल में जितना दूरी नापना पड़ता है, एक साल में उस लाइट के पार्टिकल को, उस लाइट को जितना दूरी नापना होता है उसको हम लोग लाइट ईयर बुलाते हैं। तो क्या हुआ, लाइट ईयर का जो कन्वर्जन है मैं कैसे करूँगी, लाइट ईयर, तो उस हिसाब से लाइट ईयर को तो फिर अपन बोलेंगे कि भाई तो किलोमीटर में आना चाहिए, नहीं, किलोमीटर में इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो मैंने अभी क्या बोला, एक साल में जितनी दूरी तय करती है, कौन, लाइट माने ऊर्जा। और बाहर तो देखो जो हमारे ब्रह्मांड में सब ऊर्जा पे ही डिपेंड करता है, तो ऊर्जा जो एक साल में तय कर रही है, अब उससे छोटा यूनिट का हमको इस्तेमाल करना है। ये तो एक बड़ा डेफिनेशन हुआ, एक बड़ा यूनिट हुआ। जैसे हम लोग कपड़े का तो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में थोड़ी नापते हैं, ठीक है। तो अगर छोटा मात्रा में अगर नापना है तो हम इसको कैसे, अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो साल में होते हैं 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इतना मिला के ये चीज़ आ रही है किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 9.46 इंटू 10। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक साल में जितनी दूरी तय करता है ऊर्जा, जितनी दूरी में भी कितनी दूरी, 3000 किलोमीटर। एक साल में अगर ऊर्जा 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो ये तो चेंज हो गया पूरा। अब साथ में एक 3000 का फैक्टर आएगा, क्योंकि ऐसा हर कोई दूरी, कितनी भी दूरी नहीं, 3000 दूरी को उसको तय करना है, तब जाके हम उसका डेफिनेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आ जाता है 12 किलोमीटर। अब किलोमीटर यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर सुनने में ऐसा लग रहा है कि ईयर तो मतलब यार टाइम में होना चाहिए, नहीं, ये किलोमीटर का एक अलग यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हो। मतलब ये सब बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका मेन यूनिट है किलोमीटर में। 10⁻12 मतलब ये 10 जीरो है, आगे 12 जीरो है। 10⁻12 मतलब इसके आगे 12 बार जीरो है। इतना किलोमीटर है, आप समझ रहे हो। इसको अपन कैसे अब लिख पाएंगे, अगर हर बार टाइप करके कंप्यूटर में लिखना चाहेंगे, या साइंटिस्ट लोग बार बार कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना, ऐसे करके बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, तो इसलिए छोटा करके ये इन्होंने निकाला है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। डेफिनेशन याद रहेगी, एक साल में 3000 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है ऊर्जा, उसी को एक लाइट ईयर कहा जाता है। अब ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी था, इससे क्या क्या मिलना है मेरे को, ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी था मुझे, इसलिए ज़रूरी था। अब मैं बताऊंगी, हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पे है। देखने को तो ये इतना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब इसको बैठ के लिखेंगे थोड़ी हम लोग, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर। पर अब जब सूर्य की पहली किरण हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, वो कितने मिनटों में पड़ जाती है, 8.3 मिनट। बस इतने ही मिनट में वो ऊर्जा जो है वो यहाँ से यहाँ तक, सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आ जा रही है। तो इस टाइप का जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, अब एक ये तो सबसे क्लोजेस्ट हुआ, हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, इसलिए हम लोग बात कर लिए। अब मान लीजिए इस सूर्य का
दूसरे सूर्यों से कितना दूरी है, दूसरे सूर्य मतलब अब ये सूर्य स्टार ही है ना, सूर्य जो है ये सितारा ही है, इसको हमेशा याद रखना। हमने इसका नाम सूर्य दे दिया है क्योंकि हमारी सुविधा अनुसार है ये चीज़, ठीक है। अब इस सूर्य का दूसरे हमारे सबसे पास के सूर्य से कितना दूरी है, वो आपके बुक में जैसा कि दिया हुआ है 4.3 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर मतलब समझ रहे हैं ना, एक लाइट ईयर में अपन कितना देखे थे, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो मतलब इतना इंटू दिस वैल्यू, ठीक है, इतना किलोमीटर दूरी पे है दूसरा सोलर सिस्टम, दूसरा सौर मंडल हमसे इतनी दूरी पे है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दूरी है ना, बहुत ज़्यादा किलोमीटर है, हम लोग बोल भी नहीं पा रहे, करोड़ से भी ज़्यादा इसमें ज़ीरो है। अब आकाश, अभी मैंने आपको समझाया था हमारा गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मतलब आकाश गंगा, अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, उनमें अनगिनत सूर्य हैं, सूर्य यानी कि सितारे। उन सब का हम नाप कैसे लेंगे, इस यूनिट से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है कुछ। ये एक कन्वर्जन यूनिट है, आप इसको बुक में और अच्छे से पढ़ पाएंगे।